साल 1928, न्यू जर्सी। एक हाई स्कूल की लड़की बेatrix जेनकिंस अपनी क्लास के साथ एक म्यूजियम विजिट पर आई थी। बाकी सब स्टूडेंट्स बस घूम रहे थे, लेकिन बेatrix की नज़र एक पुराने कीमती म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर अटक गई जो एक ग्लास केस में रखा था। उसमें कुछ ऐसा था जैसे वो इंस्ट्रूमेंट कोई राज छुपा रहा हो। टीचर ने साफ मना किया था कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन बेatrix रुक नहीं पाई। धीरे से हाथ बढ़ाकर उसने उस इंस्ट्रूमेंट को छू लिया। उसकी दोस्त ने चौंक कर पूछा, बी, तुमने ऐसा क्यों किया? बी ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ तो है इसमें, बहुत पुराना है और बहुत रहस्यमय भी। थोड़ी देर बाद बी की नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर साफ लिखा था, डू नॉट एंटर, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे कंट्रोल नहीं हुई। वो चुपचाप उस दरवाजे से अंदर चली गई। अंदर का कमरा अजीब सा था, जैसे किसी ने वहां सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया था सालों पहले। कमरे के कोने में उसे कुछ अजीब से रिंग्स रखे दिखे। बी ने एक रिंग उठाई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, मिस, दिस एरिया इज ऑफ लिमिट्स। वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। बी घबरा गई और जल्दी से रिंग वापस रखने लगी, लेकिन वो रिंग अब उसकी उंगली से निकल ही नहीं रही थी। कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप क्लास के साथ बाहर आ गई और उस रहस्यमय रिंग को पहने हुए ही म्यूजियम से बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए बी बार बार उस रिंग को देखती रही, उसकी आंखें उसमें ही अटकी थीं। और तभी एक तेज रफ्तार कार सामने से आई। बी को देख नहीं पाई। एक जोरदार टक्कर हुई और बेatrix जेनकिंस ने वहीं अपनी जान गंवा दी। कट्टू माइनस वर्तमान समय। एक लड़का कोल और उसकी मां नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। घर बड़ा है, शांत है, लेकिन कोल को उसमें कुछ तो अजीब लग रहा है, जैसे हर दीवार कुछ कह रही हो। रात होते होते कोल को एहसास होने लगता है कि ये घर बाकी घरों जैसा नहीं है। उस रात कोल और उसकी मां डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। हल्की हल्की हंसी, कुछ पुरानी यादें और मां की आंखों में वो नमसी चमक जो हर मां के चेहरे पर होती है जब वो बीते हुए दिनों को याद करती है। तभी अचानक घर में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। कोल चौंकता है और आवाज का पीछा करते हुए एक रूम की तरफ बढ़ता है। अंदर जाकर देखता है एक पुराना बोर्ड जमीन पर गिरा पड़ा है। वो झुककर उसे उठाता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसी वक्त वहां एक आत्मा मौजूद है। वो आत्मा बेatrix जेनकिंस की थी। बी वहां खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। धीरे से फुसफुसाती है, लेकिन कोल को कुछ भी नजर नहीं आता। उसने कोई आहट नहीं सुनी, कोई साया महसूस नहीं किया। वो चुपचाप वहां से चला गया और बी बस उसे जाते हुए देखती रही। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान टीचर ने कोल से एक सवाल पूछा जिसका जवाब उसे नहीं पता था, लेकिन कोल ने झूठ बोल दिया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने उसे रोक लिया। गंभीर स्वर में पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला कोल? ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। तुम चाहे जवाब नहीं जानते, लेकिन झूठ बोलना ठीक नहीं। कोल कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ सिर झुका लिया। उसी दिन लंच ब्रेक में एक लड़की कोल के पास आई। उसका नाम लिडिया था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे किसी छिपी हुई चीज को भी भांप लेती हों। लिडिया ने बिना किसी झिझक कहा, तुम्हारे चारों तरफ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, एक एनर्जी, जैसी मौत की एनर्जी। कोल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लिडिया आगे बोली, डरो मत, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। फिर एक सेकंड रुककर उसने कहा, वैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना। और हंसते हुए जोड़ा, मेरे दादाजी की एक पुरानी बुक स्टोर भी है, वहाँ कुछ रेयर चीजें मिलती हैं। शाम को कोल अपने कमरे में अकेला बैठा था, अक्सर की तरह अपने पापा को याद करते हुए। तभी उसकी नज़र उसकी अलमारी में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो किताब पुरानी थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन किसी की पहचान छोड़ गई थी। उसके कवर पर लिखा था, बी। कोल ने किताब खोली। हर पन्ने में एक कहानी छिपी हुई थी, जैसे किसी की अधूरी जिंदगी के टुकड़े। लेकिन तभी किताब खुद ब खुद जोर से बंद हो गई। कोल डरकर पीछे हटा और जैसे ही वो किताब को वापस रखने लगा, एक रिंग जमीन पर गिर गई, ठंडी, चमकदार और बिल्कुल वैसी ही जैसी बे ने पहनी थी 1928 में। कोल उसे उठाकर देखने ही वाला था कि उसकी उंगलियों में हल्की सी झंझनाहट हुई। अगली सुबह कोल घर से स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र अचानक उस रिंग पर पड़ी जो बीती रात किताब से गिरी थी। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, फिर एक झिझक के साथ उसे पहन लिया। और तभी बी की आत्मा अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा सफेद, आंखों में वीरानी और उसका पूरा वजूद धुंधला सा। कोल डर के मारे पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके होश उड़ चुके थे। डर के बीच उसकी नज़र अपनी उंगली पर गई, उसी रिंग पर, और फिर याद आया, बे नाम की वही लड़की, किताब में लिखी हुई। अचानक रिंग हवा में ऊपर उठने लगी, फिर एक पल बाद धीरे से फिर से कोल की उंगली में खुद ब खुद पहन गई। बी दोबारा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा शांत था। वो हल्के स्वर में बोली, डरो मत, मेरा नाम बेatrix जेनकिंस है। मुझे सालों पहले एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी और जाने कैसे मैं इसी घर में फंस गई। जब भी मैं इसे छोड़ने की कोशिश करती हूँ, कुछ मुझे रोक लेता है। कोल अब भी घबराया हुआ था। तभी उसकी माँ कमरे में आ गई। कोल घबरा गया, लेकिन बी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स,
तुम्हारी माँ मुझे नहीं देख सकती, सिर्फ तुम देख सकते हो मुझे। कोल को लगा कि शायद ये सब उसकी इमेजिनेशन है। वो तुरंत रिंग उतार कर रख देता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस घर लौटता है और फिर से रिंग पहनता है तो बी दोबारा प्रकट हो जाती है और इस बार वो कोल को फिर डरा देती है। कोल परेशान हो गया, गुस्से में बोला, हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये रिंग हमेशा के लिए उतार दूंगा। वो रिंग उतार कर एक तरफ रख देता है और अपना होमवर्क करने बैठ जाता है। लेकिन बी कहाँ मानने वाली थी। उसने कमरे में चीजें हिलानी शुरू कर दी, किताबें गिराईं, पंखा झपझपाया। कोल मजबूरी में दोबारा रिंग पहन लेता है और बी फिर से सामने आ जाती है। इस बार उसने कोल के कमरे में टंगी एक फोटो की ओर इशारा किया और पूछा, ये कौन है? कोल ने बताया, ये एक सिंगर है और ये सारे पोस्टर्स म्यूजिकल शोज के हैं। बी की नज़र उसके कमरे में रखी गिटार पर पड़ी। उसने पूछा, तुम गिटार बजा सकते हो? कोल ने सिर झुका लिया, पहले बजाता था, अब नहीं। बी बार बार बातें कर रही थी, चीजें छेड़ रही थी। कोल ने कहा, प्लीज कुछ मत छेड़ो। दोपहर में जब वो लंच पर बैठा, बी फिर से हेल्प करने लगी। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसके पापा के बारे में पूछ लिया और कोल का चेहरा अचानक भारी हो गया। उस रात अपने कमरे में कोले ने बी से एक डील की, अगर तुम मेरी माँ को परेशान नहीं करोगी तो मैं ये रिंग हर वक्त पहनूंगा। बी थोड़ी देर चुप रही और फिर सिर हिला दिया। उसी रात बी एकदम चुप बैठी थी। फिर अचानक उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब एहसास हुआ है, मैं लगभग 100 साल से मरी हुई हूँ। कोल चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। बी धीरे से मुस्कुराई, लेकिन ये रिंग, ये मुझे बाहर जाने की आज़ादी देती है। मैं अब इस घर में बंद नहीं हूँ। अगले कुछ दिन बी के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। वो हर चीज में खुद को डुबो रही थी, जैसे कोई बच्ची पहली बार दुनिया देख रही हो। ये क्या कर रहे हो? बी ने अचानक पूछा। कोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेल्फी ले रहा हूं। बी ने आंखें चौड़ी की, सेल्फी? वो क्या होता है? मतलब खुद की फोटो लेना। बी हंस पड़ी, तब तो हम दोनों की लो। कोल ने मोबाइल उठाया और बी के साथ एक इनविजिबल सेल्फी ली। फिर रास्ते में एक आदमी फास्ट फूड खा रहा था। बी उसे देखकर बोली, मुझे भूख लग रही है, पर अब तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती। इट्स नॉट फेयर। वो उदास हो गई, मुझे खाने की याद आती है। जेली रोल्स, ड्यूक एलिंगटन, एटा वाटर्स। 1930 में वो जो बिग बैंड और स्विंग कल्चर था। और 40 में? कोल ने पूछा। बी का चेहरा चमक उठा। वही लोग थे, लेकिन अब सोलो हो चुके थे। वही दौर था जब फ्रैंक सिनात्रा बहुत बड़ा स्टार बन गया था। फ्रैंक? कोल ने हैरानी से पूछा। बी मुस्कुराई, एफआर से फ्रैंक सिनात्रा। रेडी हो? कोल ने पूछा, तुम्हें दिखाता हूं आज की दुनिया। म्यूजिक फेड्स इन। बी म्यूजिक में खो गई थी। कोल ने उसे पंक रॉक सुनाया। ये बहुत सिंपल होता है, बस 3 कॉर्ड्स। बी ने कहा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, पर दिल से आता है। फिर कोल ने उसे फोन दिखाया। ये है टेलीफोन, इसमें हर गाना है जो कभी रिकॉर्ड हुआ हो। बी की आंखें चमक गईं, टेल इट टू स्वीनी। कोल हंस पड़ा, पता नहीं वो कौन है, लेकिन ये है बैड बनी और ये फ्रैंक ओशन का चैनल ऑरेंज एक कमाल का एल्बम है। बी पूरा खो चुकी थी। R&B और बीबॉप, रे चार्ल्स, कोलट्रेन और फिर आया चक बेरी जिसने प्रैक्टिकली रॉक और रोल इन्वेंट किया था। फिर 60 में ब्रिटिश इन्वेजन, बीटल्स और फिर डेविड बोवी। बी ने आंखें बड़ी कर ली। डेविड बो? कोल हंसा। डेविड बोवी, सुपर कूल। बी खुश हो गई, कूल, जैसे बीज नीज कूल। धीरे धीरे रातें बीतने लगी। एक रात बी ने सॉफ्टली कहा, मुझे बचपन में पायलट बनने का सपना था। कोल उसकी बातों में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अब उसे पसंद करने लगा है। पर वो इस फीलिंग से बचने की कोशिश करता है और चुपचाप सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त बी ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल चल सकती हूँ? कोल ने हाँ कह दिया। स्कूल में बी हर चीज को देखकर दंग थी। स्टूडेंट्स के कपड़े, फोन्स, पोस्टर्स, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। तभी अचानक लिडिया सामने आ गई। कोल थोड़ा नर्वस हो गया। बी ने फुसफुसाकर पूछा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कोल ने रिंग धीरे से उतार ली ताकि लिडिया को बी की प्रेजेंस महसूस ना हो। लेकिन लिडिया की नज़र रिंग पर पड़ गई। उसने पूछा, ये किसकी रिंग है? कोल ने हंसते हुए बात टाल दी, कुछ नहीं, जस्ट अ रिंग। वो जल्दी से वहां से निकल गया। घर आकर उसने जैसे ही रिंग दोबारा पहनी, बी कहीं नजर नहीं आई। वो घबरा गया। फिर थोड़ी देर बाद उसे आवाज सुनाई दी। बी पियानो बजा रही थी। कोल पास गया। बी ने उसे देखा और कहा, आओ साथ बजाओ। इधर लिडिया अपनी रिसर्च में जुटी हुई थी। जैसे जैसे उसने पढ़ाई की, एक खौफनाक सच सामने आया। वो रिंग श्रापित है। जिस किसी ने भी मैचिंग रिंग्स को अलग किया, उस पर भारी श्राप लग जाता है। और ये श्राप तब तक नहीं टूटता जब तक दोनों रिंग्स फिर से साथ नहीं आ जाती। श्राप को तोड़ने का एक ही मौका होता है, एक खास रात जब आत्मा असल दुनिया में लौटकर अपनी रिंग मिल सकती है। उधर कोल और बी अपने कमरे में बातें कर रहे थे। बी ने हल्के से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं कोल?
कोल की आंखें कुछ पल को थम गईं, फिर धीमी आवाज में बोला, कुछ साल पहले हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। बी ने गहरी सांस ली। आज मेरी भी डेथ एनिवर्सरी है, वो बोली। कोल मुस्कुराया, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। उसी रात वो उसे गैट्सबी थीम वाली एक पार्टी में ले गया। बी ने जैसे ही पार्टी में कदम रखा, उसका दिल एक पल के लिए जिंदा हो गया। हैरानी की बात यह थी, इस बार बी सबको नजर आ रही थी। दोनों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने। बी के चेहरे पर चमक थी, जैसे 100 साल बाद उसे जीने का एक मौका मिला हो। वो डांस करते हैं, हंसते हैं और उस पल में पूरी तरह खो जाते हैं। और फिर एक सॉफ्ट किस, जैसे दो अलग अलग दुनियाओं की रूहें कुछ पल के लिए जुड़ गई हों। पार्टी के बाद वो दोनों एक कब्रिस्तान की ओर साथ चलते हैं। रास्ते में एक एयरप्लेन बहुत करीब से गुजरता है। बी ऊपर देखकर मुस्कुराती है, काश मैं पायलट बन पाती। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनके बीच की अदृश्य दीवार अब भी वैसी ही है। उधर लिडिया ने कोल को अपने दादाजी की पुरानी किताबों की दुकान में बुलाया। वो वहां जाकर देखता है कि लिडिया ने जो खोजा है वो कितना गंभीर है। लिडिया ने बताया, ये रिंग्स कर्स्ड है और सिर्फ एक खास रात को आत्मा उसे मिलाकर श्राप तोड़ सकती है। फिर उसने जोड़ा, दूसरी रिंग न्यूयॉर्क म्यूजियम में है, लेकिन अब वो नीलामी में जा रही है। अगर बिक गई तो उसका मालिक कौन होगा, कोई नहीं जान पाएगा, और फिर बी शायद कभी आजाद न हो पाए। कोल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अब उसे समझ में आ गया था, उसे बी की रिंग वापस दूसरी रिंग तक ले जानी है। ऑक्शन से पहले घर लौटने पर वो सब कुछ बी को बताने ही वाला था, लेकिन बी ने पूरा कमरा सजाया हुआ था। एक छोटा सा म्यूजिकल कॉर्नर बनाया था, फेरी लाइट्स, फ्लावर्स और एक गिटार रखा था। वो मुस्कुराकर बोली, मेरे साथ एक गाना बजाओ ना। कोल थोड़ा हिचकिचाया पर बैठ गया। बी फिर बोली, तुम्हें स्कूल के म्यूजिकल शो में परफॉर्म करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कोल ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन तुम वादा करो, तुम वहां रहोगी। बी की आंखें चमक उठीं, लेकिन उस पल उसे कुछ याद आया। तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे, है ना? उसने पूछा। कोल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बस मुस्कुराकर बोला, कुछ खास नहीं, बाद में कहूंगा। अगले दिन स्कूल में कोल को अपनी ऐसे असाइनमेंट में डी ग्रेड मिला। वो सीधा टीचर के पास गया। सर, ऐसा क्यों? टीचर ने गंभीरता से जवाब दिया, कोल, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कोशिश भी करनी पड़ती है। बाद में घर लौटकर कोल ने ऑक्शन स्टेटस चेक किया और देखा, रिंग अब अनअवेलेबल दिख रही थी। उसी शाम जब कोल और बी साथ में म्यूजिक बजा रहे थे, तभी कोल को लिडिया का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, ऑक्शन अपडेट अर्जेंट। बी ने स्क्रीन देख ली, वो घबरा गई। ये क्या है कोल? उसने पूछा। कोल ने आखिरकार सब सच बता दिया। बी, ये रिंग श्रापित है। तुम्हारी आत्मा तब तक फंसी रहेगी जब तक ये रिंग अपनी जोड़ी वाली रिंग से नहीं मिलती, जो न्यूयॉर्क म्यूजियम में है। बी कुछ पल के लिए शांत रही, फिर बोली, तो अगर हम रिंग्स को मिला दें तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कोल ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। बी की आंखें भर आईं। तुम सेल्फिश हो कोल? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें लगता है मैं बस एक भूली हुई आत्मा हूं? मैंने तुम्हारे साथ दोबारा जीना सीखा, और अब जब मुझे आजाद होने का मौका है, तुम मुझे रोक रहे हो। उसने गुस्से में कहा, रिंग उतार दो और मुझे अकेला छोड़ दो। कोल चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उधर लिडिया कोल की मां को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। पता चलता है कि कोल स्कूल के म्यूजिक रूम में है। लिडिया वहां पहुंचती है और अंदर जाकर देखती है बी पियानो बजा रही है। थोड़ी देर बाद कोल और बी आमने सामने बैठते हैं, दोनों की आंखों में आंसू। बी बोली, मूव ऑन करना आसान नहीं होता, पर जरूरी होता है। कोल ने धीमे से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे समझा। बी की आंखें नम थीं, और तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे जिंदा महसूस करवाया। बी और लिडिया बाद में थोड़ी देर अकेले बात करते हैं। बी कहती है, कोल सिर्फ एक अकेला लड़का है जो कनेक्शन ढूंढ रहा था। कोल को ऑक्शन कंपनी से कॉल आता है और वो हैरान रह जाता है, रिंग अब भी म्यूजियम में है, उसे अभी तक बेचा नहीं गया। कोल दौड़ते हुए बी के पास आता है, चलो अभी चलते हैं। तीनों कोल, बी और लिडिया न्यूयॉर्क म्यूजियम की तरफ निकल पड़ते हैं। म्यूजियम में एक लंबा हॉलवे पार करके वो आखिरकार डिस्प्ले केस के सामने पहुंचते हैं। उसमें रखी थी बी की जोड़ी वाली रिंग। कोल बी की रिंग उतारने ही वाला होता है, तभी बी उसका हाथ थाम लेती है। एक आखिरी बार दोनों की आंखें मिलती हैं और वो एक आखिरी किस शेयर करते हैं। फिर कोल धीरे से बी की रिंग उतारता है और उसे दूसरी रिंग के पास रख देता है। बी का चेहरा धीरे धीरे सॉफ्ट ग्लो में बदलता है। वो कोल की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे फेड हो जाती है। कोल और लिडिया चुपचाप म्यूजियम से बाहर निकल जाते हैं। घर लौटने पर कोल बी की पुरानी किताब खोलता है। अब वो खाली नहीं थी। हर पन्ने में बी की तस्वीरें थीं, उसकी यादें, उसकी हंसी, जैसे उसने अपनी कहानी कोल के लिए छोड़ दी हो। उधर बी की आत्मा म्यूजियम में अपनी रिंग को सही जगह पर रखती है और फिर शांति से मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदा लेती है।
कुछ हफ्तों बाद स्कूल में कोल फिर से फोकस करता है। उसके ग्रेड सुधरने लगते हैं और वो फाइनली स्कूल शो में परफॉर्म करता है। स्टेज की लाइट के पीछे बी उसे देख रही थी, शांत, आज़ाद और हमेशा के लिए कोल की यादों में जिंदा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोमेंट छू गया, और ऐसे ही और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।